Hello, assalamu alaikum. अच्छा, so guys, today we are here for the revision, ठीक है, for the reinforcement. Sorry, I'm a little bit late, but I have some commitments to do, so that is why your videos is getting late now. So I just want you to watch for 30 minutes. There is no need to write all these stuffs. I have already shared these stuffs with you, and you have already these stuffs in your copy. So my motive is just you to revise, because I know you all have done the revision in previous 2 days, because you are having your assessments and you know it far away from me. So I just want to do a quick revision, ठीक है, related to square roots, cube roots, and the second topic, direct and inverse proportion, in which most of the students are having confusion, and a quick revision of 2D shapes. Then we will go for the worksheet, ठीक है, reinforcement worksheet that I have uploaded. I will solve it out here, ठीक है. So you don't need to be worried कि सर ने लास्ट डे पे वर्कशीट अपलोड करी है तो कैसे सॉल्व होगी. So I am going to solve it for you, ठीक है, तो आप लोग को ईजी हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स में पढ़ा था कि आपके लिए ये एडवाइस है कि अगर आपने अभी तक याद नहीं करे तो आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, ठीक है, और 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब नंबर्स याद होने चाहिए. सॉरी, माय बैड. क्यूब नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स, क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स में डिफरेंस है, क्यूब नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स में डिफरेंट है. स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स का मतलब है कि आपको 1 का स्क्वायर 1 है तो 2 का स्क्वायर 4 है. ये सब चीज़ें आपकी कॉपी में लिखी हुई है. 3 का स्क्वायर आपके पास 9 है तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 एंड देन सो ऑन, ठीक है. इस तरीके से आपको 20 तक याद होने चाहिए कि 20 का स्क्वायर क्या है, 400 है, ठीक है. इस तरीके से आपको सारे याद होने चाहिए. एंड देन क्यूब नंबर्स में आपको 1 का क्यूब याद होना चाहिए, आपको 2 का क्यूब याद होना चाहिए, आपको 3 का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है. एंड देन सो ऑन, आपको 4 का क्यूब याद होना चाहिए, 64 होता है. एंड देन सो ऑन, ऐसे आपको याद होना चाहिए कि आपके पास 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब उधर से 1000 होता है. 10 के क्यूब तक आपको ये सारे नंबर्स याद होने चाहिए, ठीक है. आपकी कॉपी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ याद करना, ठीक है. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी थी, ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने सीखा था, और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कहाँ पर होता है. प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ होता है स्क्वायर रूट निकालने में, ठीक है. आपके सिलेबस में अभी सिर्फ स्क्वायर रूट है, तो क्यूब रूट से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्यूब रूट आ गया तो हम क्या करेंगे. क्यूब रूट नहीं आएगा, क्यूब रूट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो स्क्वायर रूट पे ज़्यादा फोकस रखना है. स्क्वायर रूट ही आ सकता है. आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है. सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट कम इन द टेबल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है. तो दैट्स इट, ठीक है. तो जो नंबर अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स, जैसे 2, 3, 5, 7, 11. और यही प्राइम नंबर्स को लेके आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने. प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है कि सर आपने जो है ना वो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. इसके अलावा आप कोई और नंबर नहीं ले सकते. आप अपनी मर्ज़ी से 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते. ऐसे आप नंबर्स नहीं उठा सकते. आपको 2 उठाना है, 2 नहीं आ रहा. अगर 2 के टेबल में 144 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर आप 3 उठाएंगे, नहीं आ रहा तो 5 उठाएंगे, नहीं आ रहा तो 7 उठाएंगे, नहीं आ रहा तो 11 उठाएंगे, ठीक है. आप इनके बीच का कोई नंबर नहीं पिक कर सकते. तो दीज आर कॉल्ड माई प्राइम फैक्टराइजेशन. और प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से होती है. जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो अगला सवाल या अगला पार्ट आपसे वो पूछता है कि आपने अंडर रूट बताना है. या तो वो अगला पार्ट नहीं पूछेगा, पहले ही आपसे अंडर रूट 144 बोलेगा. तो पहला स्टेप इसको सॉल्व करने का ये होगा कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना लें. जब आपने प्राइम फैक्टर्स बना लिए देन आपका टास्क क्या है कि आपने सिर्फ 144 को अंडर रूट के अंदर रखना है. और जब आपने अंडर रूट के अंदर रख दिया तो देयर इज़ नो अदर थिंग, ठीक है. आपने यहाँ पर रख दिया है. इसके बाद आपने 2-2 के पेयर्स बनाने, क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल लें तो 2-2 के पेयर्स बनेंगे. क्यूब रूट निकालते हैं तब 3-3 के बनते हैं. लेट्स फॉरगेट ऑल द अबाउट क्यूब रूट्स. अभी हम स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सिर्फ हमने स्क्वायर रूट्स की ये 2 की पावर 4 लिख देते हैं बच्चे, और वो गलत करते हैं, ठीक है. दैट इज़ रॉन्ग, सही है. अगर किसी ने ये करके करा ना तो गलत हो जाएगा. आप जो है ना वो 2-2 के कॉम्बिनेशन, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाओ ताकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए. जब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 2 × 2 × 3 एंड दैट विल बी ईजिली 12. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है. सिमिलरली मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ. मैं थोड़ा सा आगे इस तरीके से बढ़ता हूँ कि मुझे जो है ना वो आप लोगों को बताना है कि स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स से आपको पता चल के अब जो है ना वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेसिमल वाले स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स के बारे में वो कर दूँ. क्योंकि क्यूब नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स में जो डेसिमल में प्रॉब्लम आ रही है ना बच्चों को, वो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है. डेसिमल में पता नहीं क्या करना है, स्टार्ट कर देते हैं. जो करना होता है उसके अलावा सब चीज़ें करेंगे, ठीक है. तो इट्स बेटर कि आप जो है ना जो रेलेवेंट स्टफ़ है वही करें, जो आसानी से हो सकता है वही करें. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है 5.76,
ठीक है, ये बच्चों वाला डेसिमल तरीके से लिखा हुआ होता है। अब 5.76 है तो आपके अंदर इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता हो कि पॉइंट 2 बार आगे जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट जब 2 बार आगे जाता है ना तो नीचे ज़ीरोज़ भी 2 ही ऐड होते हैं। बहुत से शाहकार जो है ना वो पॉइंट को पता नहीं कितनी बार आगे ले जाते हैं और कितने ज़ीरोज़ ऐड करते थे। जितनी बार पॉइंट आगे जाएगा उतनी ज़ीरोज़ ऐड होंगे। बाद में हम ये सोचेंगे कि 10 किसका स्क्वायर होता है या 576 किसका स्क्वायर होता है। पहले ये चीज़ कर लो, ये कर ली आपने, इस पर अंडर रूट लगा दिया। इस पर अंडर रूट लगाने का मतलब ये है कि इस ऊपर वाले पे अलग अंडर रूट है, ठीक है, और नीचे वाले पे अलग अंडर रूट है। क्लियर दैट थिंग आउट, ठीक है। तो दोनों अंडर रूट में सॉल्व होंगे। 576 को सॉल्व करेंगे। सर 576 का स्क्वायर रूट मुझे मुँह ज़बानी याद नहीं है, तो मैं क्या करूँ सर, मैं आप की तरह प्राइम फैक्टर्स बना के कर लूँ? बिल्कुल कर लें। तो आप करें प्राइम फैक्टर्स बना के। कि आपके पास क्या है, आपके पास 2 2 4 होता है, ठीक है, एंड 2 6 8 2 9 सो 2 8 16 होता है एंड 2 8 16, 288 आ गया, 2 अंदर 2 और 144, ठीक है। देन 72, देन 36, देन 18, देन 9 एंड देन आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते क्योंकि जगह ख़त्म हो गई है यहाँ पे मेरे पास नीचे पेज में, ठीक है। तो 9 के बाद 3, फिर 3, सही है। तो अब देखो आपके पास ये सारे फैक्टर्स बन गए, 2 2 2 और 3। ये कितने पेयर्स बन रहे हैं आपके पास? ये आपके पास ये पेयर्स जो बन रहे हैं उनको डायरेक्ट लिखो, एक स्टेप रिड्यूस कर दो, ठीक है। 2 2 2 और 3 के, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से कट करेंगे। जब आप यहाँ से इसको कट करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग लेफ्ट है वो अमाउंट से बच जाएंगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 2 4, 4 2 8 और 8 3 24। 2 2 4, 4 2 4, 4 2 8 एंड 8 3 24। तो 24 आ रहा है आपके पास। तो आपने अंडर रूट 576 का 24 रखा। अच्छा, ये डिवाइड का साइन रिमेंस एज इट इज़। अच्छा, अब क्या है? अब ये है सर अंडर रूट 100 को भी सॉल्व करना है। बहुत से बच्चे इसको डायरेक्ट 100 लिख देते हैं, सॉल्व नहीं करते। अंडर रूट 100 आपको आपके जहन में होना चाहिए कि अंडर रूट 100 क्या होता है। अंडर रूट 100 का मतलब होता है 10। अंडर रूट 100 हमेशा क्या होता है? 10। जब आपके पास 10 आ गया, आप नीचे से 0 रिमूव करोगे, ऊपर एक पॉइंट पीछे चला जाएगा। जैसे वहाँ पॉइंट हटाते थे, पॉइंट को आगे लेके जाते थे तो नीचे 0 ऐड होते थे। अब 0 नीचे से कैंसिल होंगे तो पॉइंट पीछे आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द रूल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.4 विल बी योर आंसर। दिस इज़ कॉल्ड द डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यू डोंट नीड टू हेजिटेट कि हमने क्या करना है। ये बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। फिर कमिंग ऑन टूवर्ड्स दिस क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि 10,000 नीचे आ गया, अब 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10,000 का स्क्वायर रूट मेरा बेटा कुछ नहीं होता, 100 होता है। जैसे 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है ना, वैसे 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। यहाँ 2 ज़ीरोज़ बढ़े तो यहाँ 1 ज़ीरो बढ़ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब बहुत से बच्चे ना इसको 144 लिख के इसको 1000 लिखते हैं। बेटा देखो तो सही कितनी बार आगे जा रहे हो आप, कितनी बार 1 2 3 4 टाइम्स आगे जा रहे हो ना। तो 4 टाइम्स आगे जाने पे 4 ज़ीरोज़ ऐड होंगे, ठीक है। रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट वाइल डूइंग द पेपर। यू गाइज लूज द कॉन्फिडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आप लोग भूल जाते हो क्या करना है। सब याद होता है फिर भी बहुत सी गड़बड़े करते हैं। तो ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल होंगे, 2 बार पॉइंट पीछे जाएगा, 2 बार पॉइंट पीछे गया तो 0.12 विल बी योर आंसर। किसी ने इसको अगर 1.2 लिख के मुझे दिया ना तो मैं आई कैंसिल आउट द होल थिंग, ठीक है। आई डोंट चेक के उसने 144 का सही निकाला है या नहीं, ठीक है। तो इतनी बार बताने के बाद भी अगर कोई गलती कर रहा है तो फिर आई मेक श्योर कि आप लोग को सही पैनलाइज किया जाए, ठीक है। कमिंग ऑन टू वर्ड्स, हमने डायरेक्ट और इन्वर्स। अच्छा, इसका एक मैं क्विक रिविजन दूंगा डायरेक्ट इन्वर्स का। इसके जो सवाल है ना वो ज़्यादा करेंगे तो फिर आप लोग को है ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सही है। सवालों से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है डायरेक्ट इन्वर्स की एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट इन्वर्स समझाने से। डायरेक्ट इन्वर्स को मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। डायरेक्ट इन्वर्स में समझा इससे देता हूँ कि 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में भी यही एग्जांपल ली थी कि कॉस ऑफ एप्पल है और एप्पल है। आपको है ना इसमें आपकी जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आती है, आपकी जनरल नॉलेज, आपकी थिंकिंग लेवल, ठीक है। क्योंकि मैथ इज़ नॉट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हर चीज़ प्रैक्टिस से नहीं आती। मैथ में भी आपकी जनरल नॉलेज, आपका थिंकिंग लेवल, आपका IQ लेवल, सारी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी का थिंकिंग लेवल 0 है तो फिर हम ये सवाल कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। किसी भी बंदे का थिंकिंग लेवल कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। उसको एटलीस्ट ये जनरल लेवल, जनरल लाइफ के रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है ना वो हमेशा वो पिक करता है। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ोगे आप भी पिक कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें
सो सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता ही है कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ है, दोनों क्वांटिटीज़ का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ में कमी आए, ठीक है। दूसरी चीज़ में भी सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, आई रिपीट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वांटिटीज़ का रिलेशन इस तरीके से होना चाहिए कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ में भी कमी आए, तो दैट इज़ कॉल्ड माई डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी यहाँ लिख देता हूँ। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है कि वर्कर्स और कोई भी दो क्वांटिटीज़ ले लेते हैं और टाइम, ठीक है, टू कंप्लीट जॉब, ठीक है। ये दो क्वांटिटीज़ है। अगर दो क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ के बढ़ने से, वर्कर के बढ़ने से टाइम टू कंप्लीट टास्क कम हो जाएगा, वर्कर के कम होने से टाइम टू कंप्लीट टास्क बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड माई इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, जहाँ एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ में क्या आता है, कमी, और जहाँ एक चीज़ की कमी आने से दूसरी चीज़ में क्या आता है, बढ़ावा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड माई इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। यू डोंट नीड टू वरी कि आपने क्या करना है। आपने जब एक बार इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, देन लीव द रेस्ट थिंग। बहुत आसान है, सारी चीज़ें आसान है, आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आपने क्वांटिटीज़ को इस तरीके से लिखना है कि आपको पता है कि 7.5, अगर 5 एप्पल्स लेता हूँ तो वो क्या कॉस्ट करते हैं, $7.5 कॉस्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं 9 एप्पल्स लूँगा तो वो मुझे कितनी कॉस्ट करेंगे वो मुझे पता नहीं है। और अगर मुझे पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। अगर क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अगर 10 वर्कर्स काम करते हैं तो वो काम कंप्लीट कर लेते हैं 5 डेज़ में, और अगर मैं 20 वर्कर्स करूँगा तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे ये मुझे नहीं पता। तो ये मुझे ये पता है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो मैं सामने मल्टीप्लिकेशन करके इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। आराम से लिखें, बिल्कुल सुकून से इसको एक जगह पर लिखें, फिर इक्वल टू का साइन डालें, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखें। फिर आप देखें कि अगर आपको लगता है कि एक्स आपके लिए इरेलेवेंट लगता है, आप बहुत से बच्चे ए यूज़ करते हैं, ए यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20x लिख लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से 50 हो जाएगा और ये 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 20 इज़ इक्वल्स टू x आ जाएगा। एंड 0 से 0 कैंसिल, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 डेज़ में ये बंदे काम कंप्लीट कर लेंगे अगर आपके 20 वर्कर्स लगा देते हैं तो, ठीक है। दिस इज़ ऑल द स्टफ दैट यू हैव स्टडीड इन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। वन मोर थिंग यू हैव स्टडीड इन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। कुछ पता नहीं होता, कहीं से सवाल आ जाए। अच्छा, आपने एक चीज़ पढ़ी थी, रेशोज़ पढ़े थे। रेशोज़ किस तरीके से पढ़े थे कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ हो 10, 20 और रेशो लिखा हुआ हो 50 और x, तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो, रेशोज़ जब भी आएंगे ना तो इसको आपने सॉल्व वही डायरेक्ट वाले मेथड से करना है। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इन रेशोज़। रेशोज़ ज़्यादातर क्या होता है, डायरेक्ट ही होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर डायरेक्टली होते हैं तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, सर 10:20 लिखूँगा और 50:x लिखूँगा। बहुत ध्यान रखना है कि अगर ये पहली क्वान्टिटी यहाँ पर ये दो हैं तो यहाँ ऐसे आएंगी, और पहली के नीचे ही पहली आएगी, दूसरी के नीचे ही दूसरी आएगी, ठीक है। अच्छा, 10 के नीचे 10, 20, 50x आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 10x हो जाएगा, ये आपके पास इक्वल टू का साइन आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा, तो 2 0 0 आपके पास डबल 0, 2 5 10 हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा और 10x हो जाएगा। अब यहाँ 10 आके डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड माई फाइंडिंग रेशोज़, ठीक है। रेशोज़ में इस तरीके से फाइंड आउट होता है इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अच्छा, एक और चीज़ इन्वर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मुझे आप लोग को ये बतानी है कि क्वांटिटी के नीचे सेम क्वांटिटी, अगर वो डेज़ ऊपर आपने लिखे हैं और डेज़ पूछ रहा है तो डेज़ अननोन x डेज़ यहाँ पर आएगा। अगर उससे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर बताया होता वर्कर और वर्कर अननोन दिए होते तो वर्कर के नीचे x आता, ठीक है। अननोन के नीचे अननोन लिखेंगे, वो नोन के नीचे जो वर्कर्स होंगे, और अगर आपको वर्कर्स अननोन है तो उसके नीचे x लिखोगे। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स नहीं बताए हुए लेकिन आपने यहाँ x लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी अलर्ट वाइल डूइंग दिस क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, ये निपट गया, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट्स अनदर टॉपिक दैट इज़, ठीक है, नो लाइन एंगल प्रॉपर्टीज़ नहीं, 2D शेप्स। 2D शेप्स में जो है ना वो मैं थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले 2D शेप्स में हमारे पास एक सर्कल के बारे में डिस्क्रिप्शन आती है, सर्कल के बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ये सर्कल होता है, इसमें जो सारी चीज़ें होती है वो मैं एक ही डायग्राम में सारी चीज़ें बता देता हूँ कि सर्कल में होता क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सर्कल, ये तो ओवल बने जा रहा है, सर्कल नहीं बनना।
चलो भाई ये बन गया हमारा सर्कल। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। 2D शेप्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले सर्कल से स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी सारे शेप्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर 2D शेप्स में सर्कल को देख रहे हैं तो सर्कल में क्या है, हमारे पास सबसे पहले आता है सर्कल में एक सेंटर। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं एक सेंटर। एक मिनट, लेट मी रिमूव दिस स्टफ। इसे कहते हैं सर, ये पिंक वाला जो है डॉट, इसे कहते हैं सेंटर। मैं अलग अलग कलर से लिखूँगा ताकि आपको लेबलिंग में मसला ना हो। सर ये जो आपके पास लाइन बनी हुई है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे जो आपकी लाइन बनी हुई है, इस लाइन को क्या कहते हैं सर, इस लाइन को कहते हैं डायमीटर की लाइन। लेकिन बहुत केयरफुली कि ये लाइन स्टार्ट भी सर्कमफरेंस हो, और ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन कहलाती है डायमीटर की लाइन। ठीक है सर, ये जो पर्पल कलर का आपने सर्कल बनाया है आउटर लेयर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, अच्छा, कमिंग ऑन टूवर्ड्स अदर थिंग। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को, इस सेंटर से एक लाइन यहाँ तक बनाऊँ तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को सर कहा जाता है रेडियस की लाइन। क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन सर्कमफेरेंस तक जा रही है वो लाइन क्या कहलाती है, रेडियस। ठीक है सर, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊँ जो सर्कल को हाफ में नहीं लेकिन 2 पार्ट्स में कट करी है, तो ये वाइट लाइन को क्या कहा जाता है, ये वाइट लाइन को कहा जाता है कॉर्ड। ठीक है सर, अगर मैं यहाँ पर ये एरिया शेड कर दूँ तो इस एरिया को क्या कहा जाता है, ग्रीन से शेड कर दिया, तो इस एरिया को क्या कहा जाता है सर, ये भी बता दें। इस एरिया को कहा जाता है सेक्टर, बिकॉज व्हेन जब आपके पास 2 रेडियसेस से बाउंड हो, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, 2 रेडियसेस से कोई भी रीजन बाउंड हो, उस रीजन को क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। अगर ये वाला रीजन है तो माइनर सेक्टर, अगर ये पूरा रीजन है तो फिर आपके पास मेजर सेक्टर। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये लगा दूँ और यहाँ पर लिख दूँ तो ये क्या होगा, ये होगा सेक्टर। ठीक है, अच्छा सर, एक और चीज़ जहन में आ रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन होती थी, उस लाइन को भी कुछ कहा जाता था, थोड़ा सा बता दें। ठीक है, ऐसे एक लाइन होती थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, तो ये लाइन जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी, सर्कल के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इस रेड वाली लाइन को क्या कहा जाता था, रेड वाली लाइन को कहा जाता था सर आर्क, ARC, आर्क कहा जाता है। ठीक है, कमिंग ऑन टूवर्ड्स अदर थिंग। सर अगर मैं इस रीजन को भी शेड कर दूँ, ठीक है, ये वाले रीजन को, तो इस रीजन को क्या कहा जाता है, ये जो सर्कल को इस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस रीजन को कहा जाता है सर, इस रीजन को कहा जाता है आपके पास वो अपना सेगमेंट कहा जाता है, बिकॉज ये 2 सर्कल को 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा सर क्या आता है, इसके अलावा आपके पास होती है, ये आपके पास होता है ये एक लाइन जो आपके सर्कल को एक ही पॉइंट पे पास करती हुई जा रही हो, दिस लाइन इज कॉल्ड योर टेंजेंट। ठीक है, गॉट इट। अच्छा सर, एक लाइन बाहर से ही आए और बाहर से आपके सर्कल को 2 टाइम्स कट करती हुई जा रही हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, नहीं कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर को यूनिक उठाना पड़ेगा। ठीक है, पर्पल उठाते हैं, डार्क पर्पल। अगर ये यहाँ से जा रही है, 2 बाहर से ही लाइन आई और बाहर ही कट करके जा रही है, ठीक है, और 2 पॉइंट्स पे कट करी है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है SCANT, सेकेंड। ठीक है, ये होता है, सही है। इसके अलावा आपके पास और कोई चीज़ नहीं होती सर्कल में, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है और यही सारी चीज़ें आ सकती है। ठीक है, देयर इज़ नो अदर रेलिवेंट थिंग फॉर द सर्कल। ठीक है, सिमिलरली हम ट्राइंगल्स पे चलते हैं। ट्राइंगल्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी थी, तो ट्राइंगल्स में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना ट्राइंगल्स में, कि आपके पास साइड्स से भी ट्राइंगल्स पूछ सकता है और एंगल से भी पूछ सकता है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। अच्छा, मैं तीनों बता देता हूँ साइड्स में कौन कौन से होते हैं। साइड्स में आपके पास 3 ही हैं। अगर साइड से पूछ रहे हैं ना तो आप साइड्स में 3 ही बताएंगे। कौन से साइड्स में? एक होता है इक्विलेटरल, ठीक है, और एक होता है आपके पास आइसोसेलेस, ठीक है, और एक होता है आपके पास स्केलीन। ठीक है, ये 3 आपके पास ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल क्या होता है? इक्विलेटरल में सर आपके पास तीनों साइडें क्या होती है? तीनों साइडें होती है आपकी सेम। ठीक है, ये इक्विलेटरल नहीं कहलाएगा। हम इसको थोड़ा यूँ करें, इसको भी थोड़ा यूँ, ये इक्विलेटरल हो गया। ठीक है सर, आपके पास एक होता है आइसोसेलेस। इक्विलेटरल में क्या होगी? चारों साइडें सेम होगी, 4 4 4। फिर आता है आपके पास आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है?
सर आइसोसेलेस में ये होता है कि दो साइडें सेम है, फॉर एग्जांपल ये वाली और ये वाली। तो जब तीनों साइडें सेम है तो हो सकता है वो तीनों एंगल भी आपको बता दे और तीनों एंगल सेम करके वो पूछे ये कौन सा है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप बोलोगे जब तीनों एंगल सेम है, तीनों साइडें सेम होंगी तो इक्विलेटरल है, ठीक है। हो सकता है आपको वो दो एंगल सेम दे दे और बोले एक एंगल डिफरेंट है, अब आप बताओ ये कौन सा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि दो एंगल सेम है तो दो साइडें भी सेम होंगी, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये आइसोसेलेस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ठीक है। अच्छा, स्केलिन में क्या होता है सर, स्केलिन में तीनों एंगल हो सकता है वो डिफरेंट दे दे। तीनों एंगल अगर डिफरेंट दे रहा है तो आपने वो नहीं करना, आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि अगर तीनों एंगल डिफरेंट है या तीनों साइडें भी दे दें और तीनों साइडें अगर अलग अलग हो, फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ तीनों साइडें डिफरेंट है, तीनों एंगल्स डिफरेंट है, इसीलिए ये स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम एंगल्स की साइड से देखें कि एंगल्स की साइड से क्या होता है, तो एंगल्स की साइड से कुछ भी नहीं होता ज़्यादा से। एंगल्स में आपके पास एक होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, एंगल में आपके पास होता है ऑब्ट्यूस, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, एक होता है आपके पास एक्यूट, और एक आपका फेवरेट होता है, जो सबका फेवरेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, गॉट इट, ये तीन होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ऑब्ट्यूस की बात करें तो ऑब्ट्यूस में होता क्या है, ऑब्ट्यूस में आपके पास होता है, ऑब्ट्यूस में यहाँ पर मैं बनाता हूँ। ऑब्ट्यूस में ये होता है कि आपके पास एक एंगल जो है वो 180, एक एंगल जो है वो 90 से 180 डिग्री तक का होता है। ऑब्ट्यूस में होता क्या है, एक एंगल आपके पास क्या होता है, 90 से 180 डिग्री तक का होता है, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा छोटा एक एंगल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला एंगल क्या है, 102 है, और ये वाले दो एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं, ये हो सकता है 58 और ये हो सकता है आपके पास 20। तो आपके पास देखो अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, दो एंगल्स आपके पास छोटे छोटे से 90 से छोटे हैं, लेकिन एक एंगल आपका 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो आप कहेंगे ये कौन सा ट्रायंगल है, ये आपके पास है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, ठीक है। और अगर आपने इसी तरीके से उसका पता करना है, किसका सर, एक्यूट का पता करना है, तो एक्यूट का भी यहीं पता कर लेते हैं हमें थोड़ी सी जगह में, ठीक है। तो एक्यूट में क्या होता है, एक्यूट में कुछ भी नहीं होता सर, आपके पास ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, और हो सकता है इसकी तीनों साइडें अलग अलग हो या तीनों साइडें सेम हो, आई एम नॉट गोइंग ऑन दिस थिंग। आप जो है वो क्या किस चीज़ पे जा रहे हैं कि सर ये 58 होगा, सही है, ये 28 होगा, नहीं ये 58 होगा, ये 72 होगा, लेट सपोज, और ये हो सकता है आपके पास 72 और 58, तो आपके पास 50 हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास तीन एंगल है, तीनों क्या है, 90 से छोटे हैं, तीनों 90 से छोटे हैं, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ये वाला एंगल आपके पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट कहलाएगा। सही है सर, अगर ये एक्यूट कहलाएगा तो मैं राइट एंगल कैसे कहूँगा, राइट एंगल में हमेशा आपके पास क्या होगा, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राइट एंगल इस तरीके से कुछ बना हुआ होता है, और राइट एंगल में क्या होता है कि राइट एंगल में आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का होना लाजमी है। तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी दो एंगल किसी भी हो सकते हैं, शायद एक 58 हो तो 90 और 58 हो जाएंगे आपके पास 148, तो आपके पास दूसरा एंगल हो सकता है कि 32 का हो। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास इस तरीके से बनेगा, तो इससे क्या कहेंगे, आप राइट एंगल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का एक एंगल ज़रूर है। तो ये होती है एंगल्स से बायोफिकेशन, ये होती है साइड से बायोफिकेशन। साइड से बायोफिकेशन आपको ज़्यादा अच्छी याद होनी चाहिए, क्योंकि साइड से बायोफिकेशन ज़्यादातर आती रहती है, ठीक है। फिर आता है फिर आपने पढ़ा था, इसके बाद आपने पढ़ी थी लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है बच्चों को, तो ये एक बार गौर से सुन ले, मैं एक ही बार बता देता हूँ सुकून से, तो आप लोग की सारी कन्फ्यूजन। पहले एक बात, लाइन ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री दोनों में फ़र्क है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आती है, लाइन ऑफ सिमेट्री आपके शेप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल ये आपका शेप है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का काम क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री का काम ये है कि आपके शेप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये वाला पोर्शन इक्वल, ये वाला पोर्शन अगर इसको फोल्ड करें तो ये दोनों इक्वल पोर्शन दे, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का काम ये होता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का काम क्या होता है, और फॉर एग्जांपल ये आपका ग्रीन कलर का शेप है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या कहती है कि आपका शेप रोटेट होने पे कितनी बार ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। इस वर्ड्स पे गौर करो, आपका शेप रोटेट होने के बाद कितनी बार ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मार्क लगाता हूँ, ठीक है,
मैं यहाँ पर एक मार्क लगाता हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग मार्क है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक मार्क लगा देता हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग मार्क है। और अच्छा, मैं इसके लिए रिकमेंड आपको ये करता हूँ रोटेशनल सिमेट्री के लिए, अभी मेरे पास आईपैड है तो मैं रोटेट कर सकता हूँ अपने शिप को। आपके पास बाद में ना अब पेपर में ना आईपैड होगा ना आपके पास बाकी चीज़ें होंगी, तो आप क्या करें, आप टिश्यू पेपर लेके जाएं और टिश्यू पेपर से ट्राई करें सॉल्व करने की। बहुत आसान है, टिश्यू पेपर इसके ऊपर रखें, ट्रेसिंग करें, ठीक है, टिश्यू पेपर को फोल्ड घुमाएं, जितनी बार टिश्यू पेपर को घुमाएंगे और ओरिजिनल शेप आपको पीछे दिखने लग जाए तो आप तो समझ जाएं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इतनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बना के देखें, यहाँ पर बना के देखते हैं, एक मिनट रुक जाए, ये हमारे पास है, ठीक है, नहीं मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ से क्रॉस कर, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है, और कितनी बार, 4 साइड से तो 4 बार रोटेट होगा, 5 साइड तो 5 बार, जितनी साइड होंगी उतनी बार रोटेट होगा, ठीक है। इफ़ आई रोटेटेड, ठीक है, रीसाइज देन रोटेटिंग है, ठीक है, रोटेट कर रहा हूँ, क्या अभी अपने साइज़ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अभी आया नहीं आया सर, अभी आ रहा है नहीं आ रहा सर, आ रहा है नहीं आ रहा, क्या अब आ रहा है अपनी साइज़ पे, देखो क्या अपनी साइज़ पे आया, हाँ सर अपनी साइज़ पे आ गया। अगर अपनी साइज़ पे आ गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका एक ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पर फाइनल हो गई है। अब दूसरी देखते हैं कि क्या दूसरी पॉसिबल है या नहीं है। देखो हर शेप की एक ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री तो होती ही होती है, कैसे होती है बताता हूँ, ठीक है। फिर आपने दोबारा घुमाना स्टार्ट करा, पूरा 360 का राउंड घुमाएं, ठीक है, दोबारा 360 पे ला के आप रोक देंगे, तो ये एक झूले की तरह है कि आपने पूरा 360 का राउंड घुमाया और उस पर ला के रोक दिया, दोबारा रोक दिया, आपने स्टार्टिंग मार्क पे दोबारा आ गया, वो दोबारा स्टार्टिंग मार्क पे आ गया, तो क्या है, हम कहेंगे कि ये एक और बार दोबारा से अपनी उस पर आ गया, तो 2 इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गई। जब हमने इसको पूरा 360 का एक राउंड घुमाया तो हमारे पास कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आई, 2। तो सर आप कह रहे थे कि एक ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हर शेप की होती है, कब होती है, जब वो अपने ओरिजिनल शेप पे 360 पे घूम के आ जाता है, तो एक तो हमेशा है और एक आप बाकी आप फाइनलाइज करते हैं कि क्या है या नहीं है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई सर, 2 हो गई, एक रेक्टेंगल, ठीक है सर। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, तो इसमें यह है कि इसमें आपकी जो है ना ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बहुत मैटर करती है। कैसे मैटर करती है कि आपको पता होना चाहिए कि जो है ना आप कि ये अगर आप ऐसे कट करते हैं तो आ जाएगा सर, अगर आप ऐसे कट करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, तो आप ऐसे कट करेंगे तो ये फोल्ड होने पे अनइक्वल पार्ट देगा, ठीक है, और ऐसे भी कट करेंगे तो भी फोल्ड होने पे अनइक्वल पार्ट देगा। तो हम अगर कहें तो इसकी मतलब अगर आप इसकी रोटेशनल सिमेट्री पूछें, वो आप इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पूछेंगे तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी LOS भी क्या है, 2 है, ठीक है, और इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल ORS भी क्या है, इसकी ORS भी 2 है। तो रेक्टेंगल की हमारे पास फाइनल हो गई कि ORS और ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, 2 ही होती है। बाकी सारी शेप्स की मैंने आप लोगों की कॉपी में लिखवाई भी, आप लोगों को वर्कशीट्स में कराई भी है। अच्छा अब एक चीज़ सुनो, एक चीज़ होती है रेगुलर पॉलीगॉन और एक होता है इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अच्छा रेगुलर पॉलीगॉन का क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास कौन से होते हैं सर, हमने रेगुलर पॉलीगॉन्स वो पॉलीगॉन्स होते हैं जिनकी दोज हैव इक्वल साइड्स, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन्स आर दोज पॉलीगॉन्स दैट दोज हैव इक्वल साइड्स मतलब फॉर एग्जांपल स्क्वायर, ठीक है, दोज हैव इक्वल साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, वेट, ठीक है, दोज हैव ऑल इक्वल साइड्स, ठीक है। इफ़ दोज हैव ऑल इक्वल साइड्स तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द थिंग कि हमारे पास ये रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स पे ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है कि आपके पास 2 साइड इक्वल हो सकती है, 2 साइड नहीं हो सकता है 4 साइड इक्वल ना हो सकता है 5 साइड इक्वल ना हो, 5 में से 3 साइड इक्वल हो, 2 साइड इक्वल ना हो, तो इरेगुलर पॉलीगॉन्स का ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको है ना नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से रखना है, और ऑल साइड्स आर इक्वल। आपके जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं ना, रेगुलर पॉलीगॉन कौन कौन से होते हैं सर, थोड़ा सा गाइड कर दें। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया आपके पास, ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया आपके पास, स्क्वायर हो गया, ठीक है, आपके पास पेंटागॉन हो गया, रेगुलर पेंटागॉन हो गया, रेगुलर लिखा हुआ आएगा पेंटागॉन, ठीक है, और रेगुलर पेंटागॉन हो गया आपके पास, आ गया रेगुलर हेक्सागॉन, ठीक है, आपके पास ठीक है, हेक्सागॉन आ गया आपके पास, ऐसे डेकागॉन आ गया, ठीक है, ऑक्टागॉन आ गया, ये सारे चीज़ें आ गई आपके पास। तो रेगुलर जितने भी शेप्स होते हैं ना, उन सब की एक बात सुन ले, इन सब की लाइन ऑफ सिमेट्रीज
और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री उनकी साइड्स के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल साइड्स के इक्वल मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 3। स्क्वायर की 3 साइड्स हैं और 4 साइड्स हैं, ठीक है, और चारों सेम है तो 4 और 4, ठीक है। पेंटागन की 5 साइड्स हैं, पाँचों सेम है तो 5 और 5। 6 सेम है, 6 साइड्स हैं, 6 सेम है तो 6 और 6। याद रखना ये चीज़, ठीक है। जब आपको ये चीज़ याद रह जाएगी आप आराम से लाइन ऑफ सिमेट्रीज वाला टॉपिक करें। इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स का सर पता नहीं होता, इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स की आपने फाइंड आउट करनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, सही है। ज़्यादातर इरेगुलर पॉलीगॉन्स की क्या होती है, 1 ही होती है, बिकॉज होती ही नहीं है उनकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री को। लाइन ऑफ सिमेट्री उनकी आ जाती है एक आधी बार, ठीक है। तो ये सारे था कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। रेगुलर पॉलीगॉन्स भी आ गए, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको, सही है। अच्छा, और कोई चीज़ रहती है आपके टॉपिक में? नो, आई गेस नॉट, ठीक है। तो ये आप लोग का एक क्विक रिविजन था, ठीक है। ये रिविजन वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोग के लिए रीइंफोर्समेंट वर्कशीट की भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। बट अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं रीइंफोर्समेंट वर्कशीट का प्रॉपर मेरे तरीके से मेरा हैंडमेड सॉल्यूशन में भेज दूँगा आज दोपहर तक, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। डू नॉट हेजिटेट, ठीक है। डू नॉट मतलब पैनिक करना एग्ज़ाम में कोई हल नहीं है, ठीक है। आप आराम से करो, जब तक आप आराम से कर रहे हो तब तक बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप पैनिक करोगे पेपर में, अगर आप बहुत ज़्यादा वो करोगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा, वन मोर थिंग, स्क्वायर्स के बारे में मुझे अभी याद आई है कि स्क्वायर्स में जो अगर आपके पास अगर लिखा हुआ है कि स्क्वायर निकालना है आपने नेगेटिव स्क्वायर, ठीक है। बहुत सी बार पेपर 1 में क्वेश्चन आ जाता है कि आपने -8 का स्क्वायर निकालना है या -12 का स्क्वायर निकालना है। ये चीज़ सुन लो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, -8 का स्क्वायर क्या होता है, आपके पास 64 होता है, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, ठीक है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव साइन देख के यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं। गलत बेटा, नेगेटिव नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज नेगेटिव और नेगेटिव जब 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो इट बिकम्स पॉजिटिव, तो इट विल बी पॉजिटिव का 64 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और ये सारी चीज़ें पॉलीगॉन्स के बारे में हमने सारा डिस्कशन कर लिया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने पैनिक नहीं होना एग्ज़ाम में, ठीक है। सुकून से पेपर को करना है, इतनी कोई ज़रूरत जल्दी नहीं है कि आप जो है ना जल्दी में सारा करके सारी चीज़ें ख़राब कर दें। आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, आप आराम से देख के करो। आपके पास अगर वो आता है कि फॉर एग्जांपल डोजन ऑफ एप्पल्स, या ये वीक में कितने डेज़ हैं, ठीक है। मंथ में कितने वीक होते हैं, मंथ में 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। वीक में 7 डेज़ होते हैं, डोजन में 12 एप्पल्स होते हैं, 12 क्वांटिटी होती है। ये सारी चीज़ें आपके जहन में पहले से पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। ऑन द स्पॉट ऑफ द पेपर आप बैठ के नहीं सोचेंगे, ठीक है। आपको पता हो कि ये चीज़ आ रही है तो ये इस तरीके से सॉल्व होगी। आपको पता है डायरेक्ट है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपको पता हो कि इनडायरेक्ट है तो वो सामने सामने मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर वो कह रहा है कैलकुलेटर यूज़ करो तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो, बट यू हैव टू शो द वर्किंग। यू डोंट नीड टू जस्ट यूज़ द कैलकुलेटर एंड देन सो ऑन, कि आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लिया और भाग गए आप। तो आपको शो करनी है। अगर वो लेबलिंग कह रहा है तो प्रॉपर लेबलिंग करेंगे कि रेडियस क्या है, आपके पास डायमीटर क्या है, आपके पास आर्क लेंथ क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। पेपर को खुले दिमाग से करना है, सुकून से करना है। डायरेक्ट इन्वर्स में परेशान नहीं होना है, पहले देखना है क्या है डायरेक्ट इन्वर्स। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि भाई आप वो रिलेशन बताएं कि इनका रिलेशन क्या है, जैसे आपने वर्कशीट में करा था। तो आप रिलेशन को सोचेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल स्पीड और टाइम का रिलेशन पूछ रहा है कार का तो यार बस का, तो आप क्या कहेंगे? आप सोचेंगे कि अगर स्पीड है और टाइम है, अगर मैं घर आज जाता हूँ, मेरी स्पीड बढ़ा के जाता हूँ, मेरा डिस्टेंस तो सेम है 15, अगर मैं बाईसाइकिल पे जाता हूँ मेरी स्पीड कम है, अगर मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ेगी तो मैं घर जल्दी पहुँचूँगा या लेट पहुँचूँगा? सर जल्दी पहुँचूँगा ना। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हुई? स्पीड के बढ़ने से टाइम क्या हुआ? कम। तो इसका क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए बेटा। अगर आप ये लास्ट टाइम पे मतलब सोच के फाइनलाइज़ कर सकते हो तो दैट्स गुड एंड इनफ, ठीक है। लेकिन वरना आपके जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पहले से। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मैं एक वर्कशीट की सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। बट आई मस्ट से कि सारी चीज़ें कवर्ड हैं, सारी चीज़ें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनकवर्ड रहा हो, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छा एग्ज़ाम करेंगे इस बार। पिछली बार जो सिली मिस्टेक से गलतियाँ हुई है वो नहीं होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई एम होपिंग कि आप लोग अच्छा एग्ज़ाम करेंगे, ठीक है। डोंट हेजिटेट। मेरे लिए मार्क्स मैटर नहीं करते, मेरे लिए एफर्ट्स मैटर करती है, कौन कितनी एफर्ट्स पुट करता है, ठीक है।
मार्क्स आर द दोज थिंग्स जो आ जाते हैं, ठीक है। कभी लक की वजह से एक आधा मार्क रह जाता है तो आई एक्सेप्ट दैट थिंग, ठीक है। बट अगर सिली मिस्टेक्स की वजह से रहेगा तो फिर वो समझ नहीं आती बात, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, पेपर को रीचेक करें, रिमाइंड करें, दो बार रीचेक करें, ठीक है। सुकून से करें, बहुत टाइम है, कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है, आराम से करें, बहुत टाइम है, ठीक है। कोई इतना बड़ा पेपर नहीं है, CI का पेपर नहीं देने बैठे हुए जो आपको प्रॉब्लम हो, तो आराम से करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।